बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे जी बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत के हवाले से, जहां पर पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 9 अहलकार शहीद हो गए हैं। क्रॉस फायरिंग के नतीजे में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और उसके नतीजे में 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। यकीनी तौर पर जितने भी हमारे नौजवान हैं जो कि वतन अज़ीज़ के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनकी इन शहादतों के लिए हम सब की जानिब से ख़राज अक़ीदत है। लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और ख़ास तौर पर क्लियरेंस ऑपरेशन भी होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर दहशतगर्द क्यों मौजूद हैं, इन सारे मामलात पे बात करेंगे जी। बाबर यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक तर्जुमान हैं हुकूमत बलूचिस्तान के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बाबर साहब, सबसे पहले तो इस कार्रवाई के हवाले से बताइए कि दहशतगर्दों की क्या इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर बलूचिस्तान में स्पेशली मौजूद है जो कि मुल्क दुश्मन अनासिर है और वो ख़ास तौर पर जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, आपका शुक्रिया। मैं थोड़ी सी करेक्शन करूंगा, साबिक तर्जुमान में था, आजकल मेरे पास मामले खसूसी बराए दाखिला का भी चार्ज है। ठीक है, माजरत चाहते हैं सर आपसे। दाखिला बलूचिस्तान हूँ जी। देखिए, ये बिल्कुल कल रात को फितनतुल ख्वारिज ने जो है जियारत में हमारी मांगी चेक पोस्ट है वहां पर हमला किया। हमारे बहादुर वतन के सपूतों ने इनका भरपूर मुकाबला किया और बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इसमें फितनतुल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। जहां तक बात है हालात की, पिछली गुज़िश्ता साल मार्का हक के बाद भारत की जो प्रॉक्सीज हैं वो बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। बलूचिस्तान में भारत अपनी हजीमत का बदला ले रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने जो उसे शिकस्त दी थी उसके बदले के लिए उसने जो है फितनतुल ख्वारिज को और फितनतुल हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फंडिंग करके बलूचिस्तान में एक्टिव किया है कि आप जाकर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, बलूचिस्तान का अमन खराब करें, बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को, मुसाफिरों को, मजदूरों को आप निशाना बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन भी कर रहे हैं, आईबीओ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो इन्वॉल्वमेंट है ये अफगानिस्तान से हो रही है। आपको पता है बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और हमारे साथ 2 मुल्कों के बॉर्डर्स लगते हैं, एक ईरान का बॉर्डर और एक अफगानिस्तान का बॉर्डर। अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो है ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और ये जो है ना इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। हमने फेंसिंग लगाई थी, बॉर्डर लगाया, बॉर्डर पे खारदार तारे लगाई थी। इन दहशतगर्दों ने उन्हें भी उखाड़ दिया है और ये एक पहाड़ी सिलसिला है, रेगिस्तानी सिलसिला है और इस सिलसिले में बहुत से दुश्वार गुजार जो है रास्ते हैं। तो ये दहशतगर्द उन रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करते हैं। हुकूमत इनका सदेबाप कर रही है, हमारी पूरी कोशिश है इन फितनों को खत्म किया जाए। लेकिन ये फितने भारत की इमा पर, भारत की आशीर्वाद से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। इन्हें फंडिंग भी भारत दे रहा है, इन्हें जो है ना पाल भी भारत रहा है, इन्हें हथियार भी भारत दे रहा है। नेटो फोर्सेस जो $8 बिलियन का असला अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी, अब ये दहशतगर्द, ये फितने वही असला इस्तेमाल करके, वही हथियार इस्तेमाल करके हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं दलील से बात कर रहा हूँ। इससे पहले हमने भारत के साबिक फौजी अफसर कुलभूषण यादव को जब गिरफ्तार किया, उन्होंने इस बात का एतराफ किया, उनका एतराफी बयान मौजूद है कि उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे कि उन्होंने बलूचिस्तान का अमन खराब करना था। तो भारत इस सब में मुलविस है और भारत को जो है ना अफगानिस्तान की सपोर्ट हासिल है। अफगानिस्तान की मदद से ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान का अमन खराब करते हैं। ठीक है बाबर यूसुफ ज़ई साहब, आपने बिल्कुल जोग्राफियाई मामलात जो हैं बलूचिस्तान में, जैसे आपने बताया कि दुश्वार गुजार इलाके हैं, यकीनी तौर पर हमारी फोर्सेस तो कोशिश करती हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो दहशतगर्द हैं वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और हदूद में दाखिल हो जाते हैं। मुझे सर ये भी बताइएगा कि अभी चंद रोज़ पहले, 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि एक नो गो एरिया में जिसे करार दिया गया था, वहाँ पर फैमिली चली जाती है, उनको मतलब फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है, उनके शौहर को, और वो खातून ज़ख्मी हो जाती हैं। फिर माजी में भी हमने देखा कि बसों को रोक लिया जाता है, फिर हमने देखा कि मगरिब के बाद सफ़र करने पे पाबंदी लगती है। सर, बड़े अरसे से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? सिद्रा, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बलूचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में एक एक इंच पर हुकूमत की रेट और रियासत की रेट कायम है। ये जो दहशतगर्द हैं, ये रात के अंधेरे का फायदा उठाकर और ये जो है ना सॉफ्ट फेसिस का फायदा उठाकर
ऐसे इलाकों में आते हैं जहां पर फोर्सेस की पेट्रोलिंग थोड़ी कम होती है या मूवमेंट कम होती है। गुज़िश्ता हफ्ते जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, कराची से हमारे मेहमान आए हुए थे और हमारी रिवायात रही हैं, बलूचिस्तान की सकाफत और रिवायत रही है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम मेहमानों को वेलकम करते हैं। लेकिन इन्हीं फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने, वो रात के टाइम ट्रैवल कर रहे थे, वो जो है नेशनल हाईवेज के बजाय गूगल मैप की गलती की वजह से, गलत रहनुमाई की वजह से एक दही इलाके में चले जाते हैं और वहां पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पहाड़ों से उतर कर आए थे और उन्होंने उन मासूमों को निशाना बनाया। देखिए, ये बात पूरे पाकिस्तान को समझने की कोशिश होगी। ये जो जंग है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। बलूचिस्तान को अल्लाह पाक ने मादिनियात से मालामाल किया है। बलूचिस्तान में गवादर सीपैक है, बलूचिस्तान में रेकोडिक है, बलूचिस्तान में सेंदक है। दुश्मन ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से पहले बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाए। अगर बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचेगा तो हमारी मईशत का पहिया भी रुकेगा, तरक्की भी रुकेगी और अमन भी नहीं आएगा। इसलिए दुश्मन ने जो है बलूचिस्तान को टारगेट किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान। बाबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं और इंडिया प्रॉक्सीज, ऑब्वियसली ये सब कुछ तो हम एक अरसे से देख रहे हैं, मुझे ये बताइएगा ये जो दहशतगर्दों के या फिर फितनल हिंदुस्तान के जो ठिकाने हैं इन लोगों के, ये किसी ख़ास इलाकों में है, कोई ख़ास एरियाज़ हैं जहाँ पर ये रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, हमले करते हैं, या फिर ये आम आबादियों में रहते हैं? किस तरह से जो है वो इन लोगों को पहचाना जा सकता है, किस तरह से क्लियरेंस ऑपरेशन हो सकते हैं मज़ीद अच्छे से? देखें, इनके कोई ठिकाने नहीं हैं। ये अफगानिस्तान से आते हैं। अफगानिस्तान से अगर आप कोयटा से अगर आप अफगानिस्तान जाने चाहें, आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं बाय रोड, और अगर आप पैदल सफर करें तो 5 से 6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं कोयटा। अफगानिस्तान बॉर्डर हमसे बहुत करीब है। तो ये जो है पहाड़ी रास्तों से आते हैं और ये आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर वापस अफगानिस्तान भाग जाते हैं। जो हम रोना रो रहे हैं दरअंदाजी का, अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती है, रोजाना की बुनियाद पर होती है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान के देरपा अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान जो है, जिसे हमने 40 साल हमने शहरियों को अपने मुल्क में रखा, उनकी मेजबान नवाजी की, उन्हें हमने पनाह दी। अब अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम बैठा हुआ है, उन्होंने दहशतगर्दों को एक सेफ हेवन दे दिया है। जितने भी दहशतगर्द जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, वो उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें महफूज पनाहगाहें फराहम करते हैं। जब वो यहाँ से दहशतगर्दी करते हैं, उन्हें अपने मुल्क में रखते हैं। देखें ना, आज जो फितनतुल हिंदुस्तान के फितने हैं, अला नजर है, बशीर ज़ेब है, जो बीएलए और बीएलएफ को कमांड कर रहे हैं, वो सारे अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी तरह टीटीपी की जो क़यादत है, फितनतुल ख्वारिज की जो क़यादत है, वो भी अफगानिस्तान में बैठी हुई है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त भारत के हाथों में खेल रहा है। चंद डॉलरों के लिए, चंद टकों के लिए वो पाकिस्तान का अमन खराब कर रहा है। हमने ऑपरेशन ग़ज़्व-ए-लिल हक़ भी किया। अफगानिस्तान को हमने 10 दफा समझाने की भी कोशिश की। आलमी फोरम पे भी हमने ये मुकदमा उठाया है। कल भी जो है ना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसका आप अगर अलामिया उठाकर देखिए, उसमें यही कहा गया है कि हम पाकिस्तान की सालमियत पर, दिफा पर और खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इस दरअंदाजी को अफगानिस्तान को रोकना होगा। अगर अफगानिस्तान इस दरअंदाजी को नहीं रोकता तो हम अपने मुल्क की बका के लिए, दिफा के लिए, खुद मुख्तारी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो सारी कनेक्टेड है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं और वापस अफगानिस्तान भाग जाते हैं। ठीक है बाबू यूसुफजई साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मजीद क्या प्लान कर रही है? वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, वो मज़ीद क्या स्मार्ट ऑपरेशंस प्लान कर रही हैं कि इन चीज़ों को रोका जा सके? क्योंकि एक अरसा हो गया बलूचिस्तान में हम लोग अनरेस्ट देखते हैं, वो बॉर्डर्स की वजह से है, वो किसी भी दूसरी वजह से है। तो मज़ीद क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से स्मार्ट इक़दाम लिए जा रहे हैं? सिद्रा, देखें, ये अनरेस्ट की जो सिचुएशन है, इसमें तेजी जो है ना गुज़िश्ता साल मार्का हक के बाद से आई है। मार्का हक के बाद से जो है ना भारत ने अपनी प्रॉक्सीज को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया है। सूबाई हुकूमत की कोशिश है, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, मैंने आपको पहले भी बताया, रोजाना की बुनियाद पर आईबीओज ऑपरेशन कर रहे हैं, क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे लिए एक एक पाकिस्तानी की जान जो है वो 10,000 अफगानी या दहशतगर्दों की जानों से मुकद्दम है। हम जो है अपने लोगों को इस तरह लवारिस और तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारा हक है कि हम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पर जो है ना हमें भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हम उन चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि हम किसी भी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। हमें इनके अगर ठिकानों में घुसकर, इनके बिलों में घुसकर भी इन्हें मारना पड़ा
हम इन्हें मारेंगे, हम बलूचिस्तान की ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की हिफाजत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है हम इन्हें किसी तरीके से खत्म करें। देखें, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इनके साथ नेगोशिएशन तो हो नहीं सकती। ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते, ये पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, ये एक ही जुबान समझते हैं और वो है डंडे की जुबान। अब हम डंडा उठाएंगे, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। रियासत से ना पहले कोई जीता है, ना इंशाल्लाह अब कोई जीतेगा। ये जो दहशतगर्द हैं ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि जो हमारी यूथ है, 65% ऑफ यूथ बलूचिस्तान की जो है पॉपुलेशन में उसका हिस्सा है, हम उसे इंगेज करें, हम उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दें, हम उन्हें स्कॉलरशिप पर जो है ना हार्वर्ड और जो है ना ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में भेजें। हम बलूचिस्तान में बच्चों को एआई पे जॉब्स दे रहे हैं, 100% मेरिट पर दे रहे हैं। एआई के ऊपर उनका एक टेस्ट होता है, जब वो क्लियर करते हैं हम उन्हें जो है ना उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देते हैं। हम अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को एम्पावर कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान में जो एक एहसास महरूमी का नैरेटिव बनाया जाता है, एक झूठा बयानिया गढ़ा जाता है, उस बयानिए को भी हम काउंटर करें और अपनी यूथ को भी हम एम्पावर करें, अपनी बहनों को, बेटियों को भी एम्पावर करें, ताकि दुश्मन जो है बलूचिस्तान की यूथ को वरगला ना सके। ठीक है बाबू साहब, एक तो ये भी बताइएगा कि ये जो दहशतगर्द पकड़े भी जाते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हैं, ये लोग सर ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं और किस तरह से जो है ये कार्रवाइयाँ करता है? दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने कहा कि बलूचिस्तान के गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो भी हमें बताइए कि वो कौन कौन से मामलात हैं जिन्हें अभी तक मतलब टैकल करना है। और तीसरा सवाल ये भी है कि जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत के बारे में भी ज़रा हमें बता दीजिए। जी देखें, ये जो कल रात को वाकया हुआ है, पहले मैं जख्मियों के हवाले से बात करूंगा। इसमें हमारे 9 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। जख्मियों वाली सूरत हाल ही नहीं बनी, क्योंकि हमारे जवानों ने आखिरी टाइम तक मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। तो इसमें जख्मी कोई नहीं है, जो हमारे बंदे थे वो सब शहीद हो गए। बहुत अफसोस के साथ मैं शुहदा के खानदानों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। वो हमारा फख्र है, वो हमारे माथे का झूमर है। सेकंड थिंग जो आपने कही, कंफ्यूजन ये है, फेडरेशन को ये समझना होगा, बलूचिस्तान में एक लाहासिल जंग शुरू है जिसमें भारत और इस्राइल डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। वहां पर जो लोग हैं वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। उनकी एक ही बात है कि बलूचिस्तान को आजाद करो। ना वो असम्बलियों में आना चाहते हैं, ना वो कोई हकूक मांग रहे हैं, वो तो भारत की ईमा पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फेडरेशन को, रियासत को उनके खिलाफ फुल फ्लैज ऑपरेशन करना होगा, इन्हें खत्म करना होगा। ये ज़ुम्बीज़ हैं, अगर आप इन्हें खत्म नहीं करेंगे ये और लोगों को वो वायरस लगाएंगे, जिससे आने वाली नस्लें भी मुतासिर होंगी। बलूचिस्तान के मसले को समझना होगा। मैं मीडिया से, आपके तवज्जुह से मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बलूचिस्तान के बारे में बात करें, आप लोग बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उन्हें डिस्कस करें, और बलूचिस्तान के बारे में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो दुनिया को दिखाएं। हमारे बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया जो है वो मीडिया पे, वो सोशल मीडिया की डोमेन में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करके बलूचिस्तान की चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है। एक छोटी सी अगर कहीं पर ब्लॉकेज होती है, वो इंडियन चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। गुज़िश्ता साल आप देखें, जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ, इंडियन चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलती रही, लेकिन हमारे पाकिस्तानी चैनल्स ने नहीं बताया कि किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जो उसमें दहशतगर्द मुलविस थे, उन्हें किस तरीके से जहन्नुम हासिल किया, किस तरीके से अपने जो हमारे जो लोग थे जिन्हें जो उस टाइम होस्टाइज बनाया गया था उनको जो है ना बाजियाब कराया, किस तरीके से उनकी साजिश को नाकाम बनाया। तो मैं ये समझता हूँ हमें चैलेंजेस यहाँ पे दरपेश हैं कि एक तो हमें इस जंग के बारे में सोचना होगा कि ये जंग किस लिए चल रही है। ये जंग पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए, बलूचिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुंचाने के लिए है। दूसरी सबसे अहम बात, ये जो दहशतगर्द हैं जो मासूम शहरियों को, मुसाफिरों को, पाकिस्तान के बच्चों को शहीद करते हैं, इनके साथ मेरे ख्याल में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये दहशतगर्दी कर रहे हैं इसी तरीके से इनसे निपटना चाहिए। ठीक है बाबर यूसुफजई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने तमाम मामलात पे गुफ्तगू की है, और आपने कहा कि मीडिया पे जो है वो शायद आपको लग रहा है कि उस तरह से ख़बरें नहीं चलती जिस तरह से चलनी चाहिए। हालांकि मैं न्यूज़ से भी मेरा ताल्लुक़ है और हर रोज़ ही इस तरह की ख़बरें भी पढ़ रहे होते हैं कि हमारे बहादुर जवानों ने किस तरह से जो है वो जवां मर्दी से जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया है। क्योंकि हम कोयटा की बात करते हैं, ज़ियारत की, पशीन की, मुख्तलिफ चमन की, मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं, और हर रोज़ ख़बरें पढ़ने से, ये चीज़ें करने से ये सारे इलाके मुझे तो असबर याद हो चुके हैं कि वहाँ पर किस तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान ना सिर्फ इनको जहन्नुम वासिल कर रहे हैं बल्कि जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों की बात करते हैं तो 4 महीने पीछे चले जाते हैं, जब अभी मिडल ईस्ट में जंगी सूरत हाल नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन $68 फी बैरल तक पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें थी और पाकिस्तान में प्राइस थी जी तकरीबन 258-60 रुपये। आज 4 महीने के बाद जब मिडल ईस्ट की सिचुएशन ख़राब हुई, हमने कहा जी हमने कुवैत चोरी मुहिम भी चलाई, पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी भी कर दी, हमने लेवी भी लेते रहे और शदीद पैसे कमाए गवर्नमेंट ने लेवी की मद में भी। अब जब दोबारा सारा कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम मस्तूआत की प्राइसेस हैं वो मुसलसल कम हो रही हैं, तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि पाकिस्तान में क्यों कम नहीं हो रही। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ती हैं, पाकिस्तान में फ़ौरन से पहले बढ़ जाती हैं। ये भी नहीं देखा जाता कि जो पहले से रिजर्व मौजूद है उनको ख़त्म होने दें, नया जो स्टॉक आएगा उस पे हम लोग जो हैं वो प्राइसेस बढ़ा देंगे, ऐसा भी इंतज़ार नहीं किया जाता। लेकिन अब जब इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो रही हैं तो भी पाकिस्तान में कम नहीं हो रही, बल्कि हम लोग लेवी बढ़ाते जा रहे हैं। और एक हफ़्ता पहले, चंद रोज़ पहले जुम्मे को हुकूमत ने आवाम पर एहसान किया, ₹1.97 तकरीबन ₹2 पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें कम कर दी गई, जो कि यकीनी तौर पर आवाम पर एहसान अजीम था। ऐसे में जमात इस्लामी पहले भी एहतजाज करती रही और जमात इस्लामी की जानिब से अमीर जमात इस्लामी है जी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी ना करने पर 10 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है जी 225 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें, पेट्रोल की कीमत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर आपने ये भी बताया है कि आज पेट्रोलियम लेवी की मद में 118 रुपये से ज़ायद टैक्स लिए जा रहे हैं। फिर ये भी बताया गया है जी मज़दूर है, तालिब इल्म है, मोटरसाइकिल चलाने वाला है या फिर 800 या फिर 1000 सीसी जो गाड़ी चलाते हैं जिन पर टैक्स लागू नहीं होता, आप उनसे भी टैक्स ले रहे हैं। इन सारे मामलात पर इस एहतजाज का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जमात इस्लामी पहले भी रोड्स पर निकलती है, एहतजाज करती है, लेकिन उस सब का फ़ायदा क्या होता है, सब मामलात पे बात करेंगे जी। नसरुल्लाह गुराया साहब हमारे साथ मौजूद है, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब हैं आप। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नसर साहब, सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जमात इस्लामी ये कह रही है कि पेट्रोलियम मस्तूआत की जो कीमतें हैं, स्पेशली पेट्रोल की, वो 225 रुपये से ज़ायद नहीं होनी चाहिए और एहतजाज करने जा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया है कि इस वक्त जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं और लेवी का जो पूरे का पूरा मामला इस वक्त जिस तरीके से इन्होंने लोगों के ऊपर अजाब मुसल्लत किया हुआ है, तो सादा सी बात है, उसूल को भी अगर आप देखें तो अगर वॉर से पहले जो प्राइसेस थी तो वॉर खत्म हो गई और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त जो प्राइसेस हैं, तो देखें सादा सी बात है कि कम से कम जो इंसानियत का तकाजा है वो उस लेवल के ऊपर तो आप लेके आए। बुनियादी तौर पे हमारी हुकूमत जो चल रही है, तो देखिए 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी हुकूमत चल रही है। एक है लेवी, सही, और जो पेट्रोलियम की मसनूआत से इकट्ठी की जा रही है। दूसरा है आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उसके अंदर 14-15 किस्म के टैक्सेस हैं। और तीसरी चीज है जो हमारे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है रेमिटेंसेस भेजते हैं। इन 3 चीजों के ऊपर हुकूमत इस वक्त डिपेंडेंट है। अदरवाइज हुकूमत के पास हुकूमत को चलाने का बिल्कुल, इनकी पूरी चीजों को, इस वक्त के बजट को भी अगर आप देख लेना तो उसके अंदर भी ये चीजें हैं जो पाकिस्तान की मईशत को कहीं ना कहीं सहारा दे रही हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जिस तरह अभी आपने खुद भी कहा, देखें एक बाइकिया वाला मतलब जो 35-40 हजार रुपए बेचारा कमा रहा है, वो आप अंदाजा लगाएं कि 118 रुपए टैक्स एक बाइकिया वाला दे रहा है 1 लीटर के ऊपर। यू आर राइट। एक स्टूडेंट जो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी जा रहा है, जो किसी जगह पे जा रहा है, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एजुकेशन फराहम करे, उसको पीसफुल एनवायरनमेंट दे। अच्छा, वो 15, 16, 18, 19 साल का नौजवान भी 118 रुपए लेवी दे रहा है गवर्नमेंट को, तो ऐसी गवर्नमेंट को तो डूब मरना चाहिए, खुद डूब मरना चाहिए। नसरुल्लाह गुराया साहब, सर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जुल्म की इंतहा हो चुकी है, गरीब आदमी जो है वो ख़त गुर्बत से मज़ीद नीचे नीचे होता जा रहा है, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। आपने ये बात बिल्कुल सही कही। डायरेक्ट टैक्सेस तो सर गवर्नमेंट किसी आगे कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान है जो कि जनरल सेल्स टैक्स की मद में या फिर सबसे आसान पेट्रोल की मद में और फिर बिजली के बिलों में आप टैक्स लगाओ और जितने मर्जी पैसे इकट्ठे करते जाओ। सर अब मुझे ये बताइए कि जमात इस्लामी, आप देखें, आप सिचुएशन देखें
کہ ملتان کے ایک قبرستان میں ایک باپ جاتا ہے بیٹے کی لاش کو لے کر, یس, اور مطلب آپ اس پالیٹکس کو چھوڑ دیں, جسٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ آپ اتنے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں, یہ دیکھیں میں خبر تو بریک نہیں کر رہا نا جی, تو دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش کو دفنانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. بالکل. اچھا 5 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاف ستھرا پنجاب کا نوجوان ہے جس کو 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے, وہ گجرانوالہ کے اندر خود سوزی کی کوشش کر رہا ہے. تو دیکھیں آپ جب لوگوں کو بند گلی میں دھکیل دیں گے, لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا, تو کیا کریں گے لوگ, کیا کریں گے؟ دیکھیں اسی کو پھر یہی آپ لوگوں کو اس طرح سے اتنا کر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی. ہم نے فائدہ کیا ہوگا؟ جماعت اسلامی احتجاج تو کرنے جا رہی ہے, پہلے بھی احتجاج کیا, جب پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی تب بھی آپ نے احتجاج کیا, امیر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, لیکن سر امپیکٹ کیا آیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا, بس ایک چھوٹا سا احتجاج ہوتا ہے, سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, حکومت کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی, پریشر تو نہیں آتا. اصل میں دیکھیں جب بنیادی طور پہ تو یہ کام ہوتا ہے وہ پارٹیاں کہ جو اپوزیشن میں سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا ہوم ورک کریں, ٹف ٹائم دے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ کو یہ کام نہ کرنے دیں. لیکن اب اس وقت المیہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ دیکھیں عضو معطل بنا دیا گیا ہے نا پورے کے پورے جو ایوان ہے. ہر ایوان کو اگر آپ دیکھیں تو کسی ایوان کے اندر آپ کو کوئی ایسی بالکل ایسے جیسے شانتی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا, اور ایون پی ٹی آئی کا بھی, جیسے ان تینوں پارٹیوں کا گٹھ جوڑ ہے, اور انہوں نے انڈرسٹینڈنگ بنا کے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کا خون نچوڑنا ہے, سرنجیں لگا لگا کر جو ان کی باڈی کے اندر موجود ہے ہم نے نکالنا ہے. اچھا جب ایسی سچویشن ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ملک کو کسی انریسٹ کی طرف بھی لے کے نہیں جانا, آپ نے پیسفل بھی رہنا ہے, آپ نے پبلک کی آواز بھی بننا ہے, اور آپ نے اپنے مقاصد کو بھی حاصل کرنا. آپ دیکھیں آج سے 2 سال قبل ہم نے آئی پی پیز کو برہنہ کیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ وہی وفاقی وزیر بجلی و پانی جو کہتے تھے کہ یہ تو مقدس کاغذات ہیں, آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں یہ ریوائز نہیں ہو سکتے. آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ معاہدے ریوائز ہوئے کہ نہیں ہوئے. 36 ارب سے زائد کا فائدہ آپ کے اس ملک عزیز کو ہوا. تو ہم نے دیکھے اس کے خلاف بھی پوری کمپین چلائی. ابھی پچھلے بھی ہم نے اس کی کمپین چلائی جس کے نتیجے کے اندر کو 73 سم تھنگ پیسے کم ہوئے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پبلک بڑی تعداد کے اندر نکلے, دیکھیں یہ آپ کا بھی ایشو ہے, میرا بھی ایشو ہے, ہر ایک کا ایشو ہے, تو پبلک اگر بڑی تعداد کے اندر نکل آئے تو گورنمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کی اس وقت جس طرح پس رہا ہے, بڑی تعداد کے اندر پبلک نکل آئی تو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا. نصر اللہ صاحب, سر پبلک کس طرح سے نکلے؟ اس وقت جو گورنمنٹ کی جانب سے, اداروں کی جانب سے ایک خوف کی فضا قائم کر دی گئی ہے. کون نکلے گا سر باہر ڈنڈے کھانے کے لیے, گولیاں کھانے کے لیے, واٹر کینن کے سامنے؟ سر کون نکلے گا؟ یہاں تو چھوٹا سا بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا, ٹھیک ہے انہوں نے بھی ٹھیک نہیں کیا ہوگا, لیکن ان کے ساتھ جو ریاست کی جانب سے ہوتا رہا وہ بھی تو مناسب رویہ نہیں تھا. کون نکلے گا سر؟ گولی کے آگے کون آئے گا؟ دیکھیں نہ ایسا نہیں ہوتا, دنیا بھر میں لوگ نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی یہ حسینہ واجد کی, آپ نے دیکھا 13 سال وہ وزیر اعظم رہی, تو خوف کی فضا تھی. اس خوف کے بت کو جب آپ توڑ دیکھیں خوف ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوف کی فضا طاری کی جاتی ہے. اس وقت بھی جو ہماری حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ خوف کی فضا طاری کر رہی ہے کہ لوگ نہ نکلیں. دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل رہے ہیں, پبلک کو ہم انسپائر کریں کہ دیکھیں ہم نکل رہے ہیں, اب ہمارے ساتھ نکلیں, ہم پیسفل بھی رہیں گے. دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے, اس کی سڑک ہماری سڑک ہے, اس کا اشارہ ہمارا اشارہ ہے, اس ملک کی گاڑی ہماری ملک کی گاڑی ہے. ہم پیسفل ہیں لیکن پرعزم ہیں, مزاحمت کریں گے, جدوجہد کریں گے, اور اپنا حق لے کر واپس لیں گے. اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ ساری کی ساری, دیکھیں یہ جو ایک خوف ہے نا, خوف کچھ نہیں ہوتا, خوف طاری کیا جاتا ہے. اس خوف کا بت جب ٹوٹتا ہے نا تو پھر بہت سارے بت ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس خوف کے بت کو ایک دفعہ توڑنا ہے, وہ ٹوٹ گیا تو اب دیکھیے گا لوگوں کے نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا نصر اللہ صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر میں 1300 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہوتی ہے, اور ایف بی آر کے 25,000 ملازمین اپنے جو ٹیکس ریونیو ہے اس کے اہداف پورے نہیں کر سکتے.
FBR की लूट मार का बोझ भी आवाम पर पड़ रहा है। क्या सर इस सारी चीज के आपके पास प्रूफ सबूत भी मौजूद है? वाकई ऐसा हो रहा है? और क्या हुकूमत को इतराज नहीं है कि FBR में ये सब हो रहा है? हमारे प्रूफ को छोड़ दें, कौमी असेंबली के अंदर हनीफ अब्बासी साहब ने खड़े होकर बयान दिया है कि जंग का एक IPP है जी, मैं नहीं कह रहा जी, नेशनल असेंबली का मेंबर आपका वफाकी वजीर कह रहा है कि जंग का एक IPP है जो बंद पड़ा हुआ है और उसको महाना 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट है जो दी जा रही है, और ऐसे 42 IPPs हैं। तो देखिए ये तो हुकूमत कह रही है ना, हम तो नहीं कह रहे। और अभी जो बजट के बाद के जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आई हैं जी, तो ये सारे स्टैट्स तो हमारे नहीं है, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स है सारी की सारी जो इस वक्त शाया हो रही हैं। तो ये सारे स्टैट्स आदादोशुमार तो हुकूमत के हैं, हुकूमत के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, जिसमें से चंद एक आपकी नजर उन्होंने किए हैं, वगरना तो ये होशरुबा रिपोर्ट है। आप पढ़े तो आपके 14 तब रोशन हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। तो सर हम लोग तो इदारों में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि पंजाब में गवर्नेंस का बेहतरीन निज़ाम हो गया है, हमने सब कुछ तब्दील कर दिया, तो सब कुछ अच्छा हो गया है। तो क्या सर हुकूमती जो सफ़े हैं उनको मालूम ही नहीं है कि इदारों में क्या हो रहा है? देखें, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारी वज़ीर आला साहब बैठी हुई हैं, छत पे भी शीशे हैं, उसका फर्श भी शीशे का है, दाएं बाएं शीशे हैं, तो वहां तो उनको मरियम नवाज ही नजर आ रही है ना। हर जगह वो जहां भी चलती हैं उनको वही नजर आता है जो वो देखना चाहती हैं। तो उनकी दुनिया में तो सब अच्छा है, लेकिन बाहर की दुनिया निकले तो जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, अमन व अमान की सूरत आपने देख ली। डिफेंस के अंदर जो हमारी फॉरनर खवातीन आई उनके साथ जो कुछ हुआ आपने अपनी आंखों से देख लिया कि नहीं देख लिया? रूल ऑफ लॉ को आपने देख लिया कि नहीं देख लिया? उसी रजा डार जो इसाक डार का नवासा है, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मुल्तान का मैंने आपको बताया, गुजरांवाला का भी आपने देखा, सरगोदा के अंदर आपने देखा। तो ये तो देखिए रूल ऑफ लॉ कहां गया? ये तो सारे का सारा एक ड्रामा है, एक पूरी ये एलिजिबल नहीं है। और दूसरी बात ये देखें कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत करते हुए पंजाब के ऊपर 42 इयर्स हो गए हैं। 82 में नवाज शरीफ साहब आए थे। पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते हुए 1954-56 में भुट्टो साहब जो थे इनके अयूब खान के साथ फॉरेनर मिनिस्टर थे। तो ये पार्टियां तो कुछ नहीं कर सकी ना। 70 साल 40 साल 50 साल क्या किया इन्होंने? नसरुल्लाह गुराया साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, सर आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से जो महंगाई के खिलाफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के लिए एहतजाज किया जा रहा है, मेरी तो दुआ ही हो सकती है कि वाकई के ऐवानों तक इनकी आवाज़ पहुंच जाए और पेट्रोल सस्ता हो जाए और गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिल जाए। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इदारा है जी सिविल सर्विसेज एकेडमी, जो ये बताता है कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, वो उस उम्र में है कि उनको स्कूल जाना चाहिए लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे। वो अपनी मौशी तंगी की वजह से, वालिदैन की परेशानी की वजह से, सहूलियात ना होने की वजह से, जेब में पैसे ना होने की वजह से, या फिर घर के हालात ना ठीक होने की वजह से मजदूरियां कर रहे हैं या फिर घर में रहते हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। और ये सिविल सर्विसेज एकेडमी है जिनकी जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है जब पूरे पाकिस्तान में तालीमी एमरजेंसी का निफाज किया गया था कि हमें जो है वो हंगामी बुनियादों पर ऐसे काम करने हैं कि तालीम के मैदान को बेहतर बनाना है, रिसर्च की तरफ जाना है, या फिर जो तालीमी एमरजेंसी है उसका इनेकाद किया गया। लेकिन उसके बावजूद आज 2 साल के बाद हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे, बहुत बड़ी तादाद है ये, जो कि स्कूलों से बाहर हैं। हमारे पास जी जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साथ साथ मैं आपको रिपोर्ट करती रहूँगी कि कौन कौन से सूबे में कितने % बच्चे या फिर कितनी तादाद में बच्चे बाहर हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया है। सर, अभी तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम। देखें, किसी भी मुल्क की जो तरक्की है, खुशहाली है, उसका राज बच्चों की तालीम में है। ठीक है। आज की बेटी कल की माँ है और आज का बच्चा कल का मेम्बार है मुल्क का। जब अपने बच्चों को आप तालीम से दूर रखोगे तो मुल्क का मुस्तकबिल ना तो रोशन होगा, ना तरक्की होगी, ना खुशहाल होगा। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है कि इस मरतबा अगर मैं पंजाब के बजट की बात करूं तो सबसे बड़ा बजट जो है वो पंजाब का है।
ایجوکیشن کا ہے. لیکن افسوس کہ ہم ترقی کرنے چلے ہیں. یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ پیف جو ہے یہ بیڑا گرک تعلیمی نظام کا کیسے کر رہا ہے, یہ جو پارٹنرشپ ہے اسکولوں کی, یہ کیسے کر رہا ہے, اور یہ اس کا ذمہ دار ہے. اور ہم اس کو بہتر, گورنمنٹ تو اس کو لائی ہے کہ بہتر نظام تعلیم کے لیے. جی, تو اب دیکھیں جی, ہم جو ترقی کرنے جا رہے ہیں وہ میں پنجاب حکومت کی بات کروں گا, آپ نے پورے ملک کی بات کی. پنجاب میں اس وقت جو ہے 4 صوبوں میں سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 96 لاکھ سے 1 کروڑ, تقریباً 1 کروڑ پہ 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. اور اس سول سروسز اکیڈمی نے یہ نہیں بتایا کہ پیف کے زیر اہتمام ٹھیکیداری نظام آنے کے بعد کتنے بچے اسکول چھوڑ گئے ہیں. جن کے بچے اسکول, جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے اسکول, سرکاری اسکولوں سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں, چونکہ وہاں پہ کوئی سہولت ہی موجود نہیں ہے. اور اس نے آخری بات میں آپ کو بتا کے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ پیف نام لے رہے ہیں لیکن رپورٹ میں نام نہیں لیا گیا, لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 31,60,000 بچے تعلیم ادھوری چھوڑ چکے ہیں. یہ وہی بچہ ہے پرائیویٹ گورکھ دھندا ہے نا الفاظ کا, کو جو اسکولوں سے بھاگ گئے. اب اس رپورٹ میں یہ بھی ظاہر ہے سول سروس اکیڈمی گورنمنٹ کے متحد ہے, اور اس میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ عدم سہولیات اور سیکورٹی کے ناقص انتظامات کے باعث 5ویں کلاس پہنچنے کے بعد 6ٹھی میں جاتے جو تھے, جو 50% 60% بچیاں ہیں, میں لاہور کی بات نہیں کر رہا, لاہور پاکستان کا نام نہیں ہے, وہ سکول ہی نہیں جاتی. عدم تحفظ کے باعث ان کے والدین انہیں سکول کی بجائے گھر بٹھانے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کی وجہ آپ کو بہت ساری وجوہات ہیں. اب دیکھیں ہماری جو حکومتیں ہیں یہ انقلاب برپا کرنا چاہ رہی ہیں پلوں کا, کہ پل بنا دیے, موٹر ویز بنا دی, اور جناب والا افسروں کو گاڑیاں لے دیں. چل کے جائیں گے کہاں جب آگے اسکول تعلیم کچھ ہوگا نہیں تو چل کے کہاں جائیں گے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اب جو انقلاب یہ برپا کر رہے ہیں, پل بنا دیے, محکمے بنا دیے, اب اتھارٹیز بنا دیں, CCD بنا دیں, اور پولیس کو اربوں روپے دے دیے. جو اکائی ہے دنیا کا ایک رولز ہے, دنیا بھر میں رولز ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے, اچھے ادارے دیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پچھلے کچھ سالوں سے کوئی نیا اسکول بنا, وہاں پہ کوئی نئے ٹیچر بھرتی ہوئے, 74,000 ٹیچروں کی اپنے پوسٹیں ختم کر دیں. دنیا میں یہ رول ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو وہ ضرور پران چڑھاتے ہیں. کیوں بھرتی کریں, وہ تو پنکھے اتار کے لے جاتے ہیں, وہ تو چور ہیں. اب دیکھیں ہمارے اسکول جو پنکھے چوری ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں نا, میں لاہور کی بات, اگر لاہور سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو دیکھیں کتنے اسکول ہیں. اب والدین یہ چاہتے ہیں, پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے قریب ترین اسکول ہو جہاں پہ بچیاں جائیں. یہ بہت بڑی تعداد میں بچیاں 5ویں کے بعد اسکول چھوڑ دیتی ہیں. اچھا میری بات, اس کو واپس لانے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. جاوید صاحب آپ نے یہ کہہ دیا, جہاں پر ہمارے منسٹرز یہ بیان دیں گے کہ ٹیچرز اسکول کے پنکھے اتار کے لے جاتے ہیں, وہ کیوں نہیں بھرتیاں کریں گے؟ ان کا آپ سوچ رہے ہیں نا. ہاں کر رہے ہیں, کسی ایک آپ نے جو ہے وہ خراب شخص کی وجہ سے آپ نے پورے کے پورے ادارے پہ کوسچن مارک لگا. سیاستدانوں کو کچھ کہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے کہ سب کو کیوں کہتے ہیں, تو پھر ٹیچرز کے بھی دل کو لگی بات جا کے کہ آپ نے سب کو کیوں کہا. اب دیکھیں دنیا میں آپ کو یہ آپ کی بات صحیح ہے, میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن دیکھیں دنیا میں جو سسٹم رائج ہے وہاں اگر ان کا پبلک سیکٹر یعنی کہ سکول جو سرکاری ہیں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو گورنمنٹ اپنی طویل میں لے کر, یعنی کہ ان کو ملکیت نہیں لیتی, وہ ٹیچرز کو تنخواہیں دیتی ہے کانٹریکٹ پہ کہ اتنے بچے آپ ہمارے لے لو, اور ان ٹیچر جو ان کو پڑھائیں گے ان کو پے گورنمنٹ کریں گے. ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم وہ جو ماضی کا سسٹم تھا اس کو رد کرتے ہوئے ہم پیف میں آ گئے ہیں, اور سکول ہم ویران کر رہے ہیں. اور جو آپ نے پیف کے زیر اہتمام ٹھیکیداری نظام متعارف کرایا, وہاں کیوں نہ سکول بچوں کی تعداد بڑھی. وجہ کیا ہے کہ لاہور سے باہر نکل جائیں, بہت سارے ایسے سکول ہیں جہاں پہ ایک پنکھا بھی نہیں ہے, اور ایک پنکھے کے نیچے ایک کلاس کے اندر اگر 100 ڈیسک لگے ہیں یا چیئر لگی ہے جہاں بچوں نے بیٹھتا ہے, تو وہ کہاں پڑھیں گے.
اب ٹیچرز کو آپ چور کہتے ہو, پنکھا چور کہتے ہو, ٹوٹی چور کہتے ہو, اس کو دیتے کیا ہو؟ اب ایک 100 بچہ ایک کلاس کا وہ ایک ٹیچر کے ذمہ ہے, بالکل ہے, اور ان کو آپ نے چور کہہ کے ایک نیا سسٹم متعارف کرا دیا جو اس سکولوں کی بربادی کا, تعلیم کی بربادی کا, نوجوان جو آنے والی نسل ہے ہماری, جو معمار ہیں قوم کے, ان کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور وہ تعلیم سے دور کر رہے ہیں. اور وہاں پہ جو ہم نے ٹیچرز رکھ لیے, اب عوام اندھی تو نہیں ہے, میڈیا کا دور ہے کہ وہاں آپ نے ایسے دیکھیں, ڈگری جو ہے, ڈگری ضرور ہونی چاہیے لیکن ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. وہاں آپ نے جو آپ کے کوئی 10,000 سے زائد سکول ہیں جو آپ نے ٹھیکیداری نظام کے حوالے کر دیے, وہاں جو ٹیچر ہے وہ FA پاس ہے, وہ میٹرک پاس ہے, اگر بھلے وہ BA اور MA بھی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کرے یا وہاں پہ لائیں. وہ صرف دیہڑیاں لگا رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسے ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ سیشنز کچھ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ان کو بتایا جا سکے. آپ دیکھیں, آپ اپنے لیے آپ رکھتے ہیں اپنے بچے ملک سے باہر لے جاتے ہو پڑھنے کے لیے, اور یہاں پہ آپ نے ترقی کرنی ہے پراڈو سے, ادارے یعنی کہ بڑے بڑی بلڈنگیں بنانے سے. آپ دیکھیں, آپ بچوں کے سکول دیکھیں سرکاری, اور اس کے انگیسٹ آپ دیکھیں, آپ IG کا دفتر دیکھ لیں پنجاب کا, آپ چیف سیکرٹری کا سیکریٹریٹ ہیڈ کوارٹر دیکھ لیں. وہ تو الگ ہے نا, آپ منسٹر ایجوکیشن کا دفتر دیکھ لیں, آپ منسٹر ایجوکیشن کا دفتر دیکھ لیں کہ جو جن سکولوں نے, جن ٹیچرز نے اس قوم کے معمار ڈیولپ کرنے ہیں, جنہوں نے آگے چل کے قوم کی اور ملک کی باغ دال روٹی سے نکلیں گے تو کچھ سوچیں گے نا. اب والدین کیا کرتے ہیں کہ والدین جو ہیں, وہ پیرنٹ جو ہیں, وہ بچوں کو سکول نہیں بھجوا رہے. وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی ترجیح ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ہماری چیف منسٹر کہتی ہیں کہ پنجاب کے ملازمین جو ہیں وہ ٹیچر ہوں, وہ کلرک ہوں, وہ ڈاکٹر ہوں, وہ نرس ہوں, ہم یہ جو لاشیں ہیں ان کو ہم نہیں اٹھا سکتے, ان کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. تو دیکھیں, جب ٹیچر کی پوسٹیں ختم ہو رہی ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہے, آگے تو انہیں نہ تو کوئی ملنی ہے, ملازمت ملنی ہے, بہتر ہے کہ ہم 40 روپے دیہڑی پہ ان کو کسی چکی پہ لگوا دیں, کسی کھوکھے کے لگوا دیں, اور یہ ہماری دار روٹی تو پوری کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے تو اپنی بات اقام بالا تک پہنچا دی کہ یہ آپ کے نئے ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ تعلیم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. خدارہ اس پہ توجہ دو. یہ جو آپ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہو, آپ نے سول سیکریٹریٹ پر خوبصورت بنانے کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیے, آپ نے منسٹر کا دفتر بنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیے. خدارہ ان تعلیمی اداروں کو آباد کرنے کے لیے, وہاں پہ سیکورٹی دینے کے لیے سکول کون سا, اب انہوں نے دیکھیں, کوئی بعض لوگ کہتے ہیں 50 ارب, لیکن میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سکولوں کی ریویمپنگ کے لیے 500 ارب روپے رکھا. وہ کہاں گیا, وہ گورنمنٹ بتائے. سکولوں کی ریویمپنگ ہوئی ہے, اس کی تو ویڈیوز بھی نہیں آئی, ورنہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اب مزید اس کی تباہی آئے گی کہ سکول گر رہے ہیں. اب آپ کسی سکول کے باہر چلی جائیں, وہاں پہ جو وائٹ واش ہے, وہ سکولوں جو 70% سے 80% آپ کے صوبے کے سکول ہیں, پرائمری اور مڈل اور ہائی, وہاں کے بوت بنگلے بن چکے ہیں. کئی سال سے وہاں وائٹ واش نہیں ہوئی. وہاں پہ ایک کولر ہوتا ہے, دیواریں گر رہی ہیں, اور جناب والا چھت گر رہی ہے, اور بچے مر رہے ہیں, جسے تماد اٹھ رہا ہے. جاوید صاحب, یہ تو ہو گیا نا کہ جب بچے اسکول میں جائیں گے تو ان کو کیا سہولیات ملیں گی, لیکن یہ کتنا بڑا فقدان ہے کہ بچوں کو اسکول تک وہ پہنچ ہی نہیں پا رہے. جو ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں. ہاں, جو والدین اب کیا غربت سے تنگ آ گئے ہیں, بچوں کو اسکول بھیجنا نہیں چاہ رہے, کوئی اویئرنیس مہم نہیں چلائی جا رہی, بتایا نہیں جا رہا ایجوکیشن کتنی ضروری ہے, یا پھر ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ اس نے BA کر لیا, MA کر لیا, اس کو تو نوکری نہیں ملی, تو ہم کیا پڑھا رہے ہیں, ہم اسکل سکھاتے ہیں, بچہ چلو کام پہ لگ جائے. کیا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے جو بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجا جا رہا. یہ دیکھیں نا, جو بچے, ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ جو ہم نے کروڑوں روپے اربوں روپیہ لگا کر ہم نے کاغذوں میں حاضری پوری کی کہ اتنے کروڑ, اتنے لاکھ, اتنے ہزار بچے نئے آ گئے ہیں. صحیح. اب ان میں سے یہ رپورٹ آپ بتا رہی ہیں 31 سے 32 ہزار جو بچے ہیں وہ واپس چلے گئے, وہ اسکولوں سے بھاگ گئے. یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. مطلب یہ کہ عوام جو ہے, جو پیرنٹس ہیں, وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں اس سسٹم پر. 31 لاکھ بچے ہیں سر.
31 लाख बच्चे, 31.5 लाख बच्चे जिन्होंने 31 लाख बच्चे एक बड़ी तादाद है जो स्कूल, और इसमें सबसे ज्यादा तादाद उन बच्चियों की है पंजाब में, वो उन बच्चियों की है जो छठी में नहीं जा सकी, उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। जो वाकयात है हमारे जिन पर हम काबू नहीं पा रहे, मायूसी फैला रहे हैं आप कि टीचर हमारा चोर है और सहूलतें हैं कोई नहीं, और दूसरा आप जो पोस्टें थी उनको भी खत्म कर रहे हैं। सही। तो इसलिए ना अच्छा, तो वो भट्टे वाले बच्चों को हमने वो 2-2 हज़ार रुपए वजीफे किसी जमाने में शुरू किए थे, किधर गया? फिर मरियम साहिबा ने जो है वो मिल्क पैक की स्कीम शुरू की कि बच्चे आए, उनको ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी पूरी की जाएंगी, उनको खाना मिलेगा, वो भी हमने वीडियोस देखी। वो सब कुछ कहीं चल रहा है क्या? अभी किसी स्कूल में कोई दूध के डब्बे पैकेट मिल रहे हैं? आपको पिछले एक या साल वो वन से साइड था? देखें, आपने एक हर काम जो है वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, वो एग्रीकल्चर हो, हमने हर काम जो है वो नमूदो नुमाइश के लिए रख लिया, बस मेकअप किया, पॉइंट मूड होया स्कोरिंग के लिए वैसे रख के लिया, वैसे। पॉइंट स्कोरिंग के लिए रख रहा है, और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए रख लिया है, सही, दिखलावे के लिए रख लिया है। अब वो कहाँ गया जो दूध था? उससे 31 लाख बच्चे को वो दूध का लालच देने के बावजूद बच्चे भाग के स्कूलों से वालिदैन ने हटा लिए। बच्चा खुद तो नहीं हटाता, गुर्बत एक अपनी जगह है, मायूसी एक अलग चीज़ है। लेकिन हम जो है इन नई पॉलिसियों की वजह से और अपने पॉइंट स्कोरिंग की वजह से हम ये महकमा तलीम जो है, तलीम का सिस्टम, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कर दिया है। हमारे कौम के ममार जो हैं वो कहाँ हैं, वो कहाँ जाएं? उनकी तादाद नहीं बढ़ रही। जिस कौम का, जिस सूबे का 1 करोड़ रुपया, जिस माँ का 1 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर हो और 31 लाख बच्चे भाग जाएं कि यहाँ पे सहूलत नहीं है, यहाँ पे इमारतें खाली हैं, यहाँ पे खंडरात हैं, यहाँ पे छतें गिरती हैं, यहाँ पे पानी नहीं है स्कूलों में, तो फिर वालिदैन क्यों बढ़ाएंगे? और फिर ये मायूसी होगी कि वहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। टीचर, एक बड़ा अहम सवाल मेरा ये, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। कभी आपके मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो तो मेरी तरफ से ये सवाल उनसे भी कीजिएगा ज़रूर। नहीं, आप तैयारी करें, हम एक पैनल इंटरव्यू कर लेते हैं। हमने उनसे राब्ता किया था ये जानने के लिए कि आप तो बता रहे हैं कि मेरा बच्चा सरकार के स्कूल में जा रहा है, हम तो बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसीज़ लेके आए हैं, तो रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। हम उनसे क्वेश्चन करना चाह रहे थे, उन्होंने कॉल ही काट दी, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने कहा भाई तू कौन थे, मैं कौन? और ये किसी एक महकमे के साथ नहीं है, ये ज़्यादातर महकमों के बड़े जो हैं वो बात का जवाब नहीं देते ना। देखें, मसला ये है कि फिर आप कहेंगी कि गैर पार्लियामानी लैंग्वेज यूज़ ना करें, फिर मैं क्या करूं, इनको फूलों के हार डालूं। देखें, जो चोर होता है ना, चोर, जिसके अंदर चोर होता है वो भागता है। जो आपने देखा डीएजी के साथ क्या हुआ, लावा फटा और ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ये पंजाब हुकूमत जो है, जो नून लीग को मुबारक देनी है मैंने, और तोपों की सलामी भी हो मरियम नवाज को, कि उसका कोई तर्जमान किसी मसले पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कोई थानेदार, कोई डीआईजी, कोई आईजी, कोई सेक्रेटरी, कोई मिनिस्टर, फोन उन्होंने बंद कर रखे हैं, सिर्फ अपने चंद एक वर्कर्स के लिए खोल रखे हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि 31 लाख बच्चा जो स्कूलों में दाखिल हुआ था, जिन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभालनी थी, वो स्कूल छोड़ गया, मायूसी में छोड़ गया। वो आपकी जो अफसरशाही के लिए बड़ी बड़ी इमारतें आप खड़ी कर रहे हैं, रोड्स बनाए, जरूर बनाए, उसकी जरूरत है, लेकिन कोई अच्छे स्कूल भी डेवलप कर लो, स्कूल भी बना लो, कोई नए कॉलेजेस बना लो, कोई टीचर्स को इज्जत एहतराम दो, उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, उनकी बारात बढ़ाओ। कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि जो सरकार के स्कूल है वहां पर जाके कुछ प्रोग्राम्स किया जाए। हो सकता है कि उन स्कूलों को दिखाएं बारी बारी। लाहौर के ही देख लेते हैं, चले बाहर तो बाद में ही चले जाएंगे, बिल्कुल लाहौर के ही स्कूलों को जरा देख लेते हैं। हो सकता है हमारी वीडियो कहीं तक पहुंचे, क्योंकि एजुकेशन नहीं मिलेगी तो किस तरह से कौम तरक्की करेगी? देखिए किससे तरक्की करेगी। और मैं तो कह रहा हूं कि अंधेरे की तरफ हम जा रहे हैं। सही। और चीफ मिनिस्टर साहबा जो है, उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि
इतने उतने टिकटॉकर रखे हुए हैं, इतने महकमों में तर्जमान रखे हुए हैं, उनके पास मिनिस्टर इंफॉर्मेशन किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मिनिस्टर बात करने, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, मर्जी से बात कोई करती है, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भले उन्होंने खरबों रुपए के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हों, लेकिन उनका कोई मिनिस्टर, कोई तर्जमान मीडिया का सामना करने के लिए, सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तालीम का सिस्टम है, ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, पैफ की ठेकेदारी निज़ाम गलत है, टीचर्स को इज्जत नहीं दे रहे हो, उसको चोर का लक़ब दे रहे हो। इस वजह से जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जब तारीख लिखी जाएगी एजुकेशन के हवाले से, तो उस पर वक्त का मौरख लिखेगा कि इन्होंने सवाए अजाले के अंधेरा दिया, महकमा तालीम का बेड़ा गर्क किया, हेल्थ का बेड़ा गर्क किया, तो ये लिखा जाएगा इनके हक़ में। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और जावेद इकबाल साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि चीज़ें ठीक होने की बजाय ऐसा भी नहीं है कि वहीं पे स्टेबल है, बल्कि वो डाउन होती जा रही हैं, वो खराबी की तरफ जा रही हैं। और ये जो 1 करोड़ बच्चे की हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये स्कूलों में नहीं है, अगर ये स्कूलों पे नहीं है तो ये फिर होटल पे छोटा बना हुआ है, ये सब्जी की दुकान पे है, ये पंचर, और ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गली मोहल्लों में, हमारे आसपास ये सब बच्चे मौजूद हैं। और ऐसे में लेबर डिपार्टमेंट भी सो रहा है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करना है। हाँ, कोई हादसा हो जाएगा, किसी बच्चे पे तशद्दुद हो जाएगा कहीं पे, फिर सब जाग जाएंगे। अभी सब के सब सो रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।